नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे बड़ा प्लेयर HDFC बैंक है और इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इन शॉर्ट कहें तो शानदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रहा है और क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम देखने वाले हैं HDFC बैंक के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में दिए गए हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें इसके टोटल इनकम के बारे में तो आप देख पाएंगे क्वार्टर 2 में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुधरती हुई नजर आती है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें सुधरती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें इसके प्रोविजनिंग के बारे में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो प्रोविजनिंग्स अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसीज हमें दिखा देते हैं। यहाँ पर प्रोविजनिंग्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होती हुई नजर आई है, लेकिन अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोविजनिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रोविजनिंग करना फिलहाल बैंक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी बात है कि यहाँ पर बैंक्स प्रोविजनिंग कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजनिंग करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे वाली सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होने वाली है। NPS यहाँ पर डिक्लेयर करने की यहाँ पर अभी भी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आगे आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। तो प्रोविजनिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले भी काफ़ी ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर बात करें कुछ एनालिटिकल रेशियोज के बारे में तो आप देख पाएंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.1% हो चुका है, जो कि 18.9 पिछले क्वार्टर में दिखाई दिया था और पिछले साल 17.5 था। तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बात करें इसके NPS के बारे में तो आप देख पाएंगे ग्रॉस NPS जो दिखाई देते हैं वो है 1.08%, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हो गए हैं और पिछले साल के मुकाबले भी हमें कटौती देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। NPS के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेट NPS के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नेट NPS 0.17% ही दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है बैंक्स को अपने NPS अलाउ करने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि कब ये परमिशन अलाउ होती है और आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें पता चलेगा कि कौन सी बैंक को ज़्यादा खराब सिचुएशन यहाँ पर फेस करने को मिल रही है। जब हम किसी बैंक के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6.7% का ग्रोथ 16.7% का माफ़ कीजिए 16.7% का ग्रोथ देखने को मिला है। बहुत ही अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि हमें यहाँ पर एसेट ग्रोथ की वजह से ऊपर जाता हुआ नजर आता है। एसेट ग्रोथ में भी हमें 21.5% की हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हमें दिखाई देता है इस क्वार्टर का वो 4.1% दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बैंक्स ने कंटिन्यूड फोकस रखा है अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाने में, जिसके कारण हेल्दी लिक्विडिटी रेशियो भी हमें दिखाई देती है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो दिखाई देती है वो है 153%, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हमें दिखाई देती है। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख पाएंगे HDFC बैंक का जो बैलेंस शीट का साइज़ है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 21.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें डिपॉजिट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे डिपॉजिट्स में भी 20.3% की YOY ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर बात करें कासा रेशियो के बारे में तो 41.6 का कासा रेशियो भी दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने आपके पहले भी बताया 19.1 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखने को मिला है, जो कि 17.5 था। और रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है 11.075%, जो कि उसके मुकाबले काफ़ी ऊपर ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिखाई देता है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको कह दिया कि शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कहीं पर भी हमें यहाँ पर खराब सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन एक चीज़ जो संभालने वाली है, सिर्फ HDFC बैंक में नहीं, हर एक बैंकिंग स्टॉक या जो भी लेंडर्स हमें दिखाई देते हैं वहाँ पर संभालने वाली ये है कि NPS यहाँ पर डिक्लेयर करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में NPS बहुत ही ज़्यादा शूट अप हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल परमिशन ही नहीं दी है कि आप लोग NPS को अलाउ कीजिए, NPS को आप यहाँ पर दिखाइए अपने स्टेटमेंट्स में। इसलिए आगे आने वाले क्वार्टर्स इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाले दिखाई दे सकते हैं। और कौन सी बैंक पर कितना ज़्यादा प्रेशर है वो हमें बाद में ही पता चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अलाउ करेगा कि आप यहाँ पर NPS डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर जाते हैं, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
चार्ट्स पर जाने से पहले स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा हुआ नजर आता है, जो कि 2.5% हमें ऊपर दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट रिकवरी हमें दिखाई दी है। 1300 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई था और फिलहाल ये 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पहले थोड़ा सा और भी ऊपर निकल चुका था, 1250 के आसपास भी पहुंच चुका था। और समझ सकते हैं कि कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक दिखाई देता है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 6,60,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड है 0.21%। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 27.37 है, लेकिन HDFC बैंक लीडर होने के बावजूद हमें 24.14 का पी रेशियो दिखाई देता है। तो बिल्कुल भी ओवर वैल्यूएशन नहीं है, ये जानकर भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 3.86 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 750 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था जब मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। जब यहाँ पर बैंक्स की सिचुएशन बहुत ही खराब है, उसके बावजूद यहाँ पर 1300 का इसका ऑल टाइम हाई था और फिलहाल ये 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है इन कंपेरिजन टू अदर बैंक्स। और यहाँ पर आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 62.71। हालांकि थोड़ी सी गिरावट हमें पिछले कुछ दिनों में RSI में देखने को मिली, लेकिन फिलहाल का नंबर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 71.54, जो कि हमें यहाँ पर ओवरबॉट कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। MACD के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ पर फिलहाल बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन एमर्ज हो सकती है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर एक बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो जाए। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी तेजी हमें दिखाई। अपर बैंड के आसपास ये बार बार ट्रेड करा था, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। अपर बैंड का लेवल है 1259 का लेवल, मीडियन है 1120 का लेवल और लोअर बैंड है 980 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1083 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ा है 1200 के आसपास का रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ा है। अगर बात करें इसके पिवट सपोर्ट्स के बारे में तो 1020 के आसपास और नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखा देता है 962 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला ही नहीं है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसने हमेशा दिया है। और यहाँ पर जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स का जो EMA एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। लेकिन मार्च का क्रैश बहुत ही भयानक रहा था, तो ये स्टॉक हमें 100 मंथ्स के EMA के आसपास आता हुआ नजर आया था, जो कि 774 का लेवल था और उसके बाद अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है और 1250 के आसपास ये पहुंच भी चुका था, लेकिन 50 रुपए का फिलहाल ही करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है ज्यादा लॉस आपको वैसे भी नहीं हो रहा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए शानदार स्टॉक है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती हुई नजर आती है और जैसे कि आपको पता है बैंकिंग्स और ये जो NBFCs है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें हेल्पलेस दिखाई देने वाले हैं, वल्नरेबल सबसे ज्यादा यही दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हार्म मुझे दिखाई नहीं देता है। अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में तो यहाँ पर स्टॉक में फंडामेंटल्स में कोई भी डाउट नहीं है। ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है और इसमें आप बाइंग भी सोच सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर हमने 850 के आसपास आपको बाइंग रेकमेंड किया था और उसके बाद वापस जब हमें यहाँ पर आदित्यपुरी स्टेक सेल के बारे में न्यूज़ आई थी तब 1000 रुपीज़ के आसपास आया था, तब भी हमने आपको यहाँ पर रिकमेंड किया था और उसके बाद काफ़ी स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो लेकिन मेरा मानना है कि फिलहाल यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 1200 के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो फिलहाल बाइंग करने से थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफी रिकवरी देखने को मिल चुकी है और यहाँ पर स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है, जो अच्छी चीजें थी हमें फैक्टर्ड इन होते हुए नजर आ रही है और यूएस के इलेक्शंस काफी नजदीक आ चुके हैं। तो फिलहाल मेरा मानना है कि वेट करने में कोई भी हार्म मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन लेवल्स को आप नोट डाउन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो पहला लेवल जहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं वो है 1000 से करके 1050 का लेवल, यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में तो दूसरा सपोर्ट
सपोर्ट जोन दिखाई देता है 950 के आसपास का लेवल, जहां पर स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी पे दिखाई दी। तो 950 से 1000 रुपीज़ का जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, जहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि ये जोन अभी कभी आने ही नहीं वाला है, वापस कभी भी 950 दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरा मानना है शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और यूएस का इलेक्शन, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो पूरी की पूरी गेम यहाँ पर बदल सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना ही बेहतर रहेगा। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।